हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम देख रहे हैं अमूर्त कला कलाकारों के दृष्टिकोण में कि जो ये कलाकार रहे हैं 20वीं सदी के, इनके दृष्टि में कला क्या है, अमूर्त कला, इनके विचार क्या हैं, इनके तथ्य क्या हैं, ये अमूर्त कला को लेकर क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अपनी कृतियों में क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम यही देखेंगे। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं कि अमूर्त कला, कलाकारों की दृष्टि में अमूर्त कला क्या है। कला एक खोज और जिसे तो देखिए चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कलाकार की नज़र में। तो पहले इस क्रम में है जो हमारे पहले हैं, ये हैं पॉल गॉगन साहब। ठीक है, कौन? पॉल गॉगन साहब। पॉल गॉगन साहब कहते हैं, गॉगिन या गागिन कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये कहते हैं अमूर्त कला अमूर्तता है और मैं सचमुच आदिम हूँ। इनका एक और स्टेटमेंट है, आदिम से याद आया, कि मैं आधुनिक कला का आदिम चित्रकार हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, ये है गॉगिन के विचार। माने के लिए महत्वपूर्ण स्वरूप प्रकाश है। उसी के शब्दों में इन्होंने कहा है कि मेरे चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है ना, वो प्रकाश है, ऐसा माने जी ने कहा। और कुर्बे की अगर हम बात पे ध्यान दें तो कुर्बे जो कि यथार्थवादी कला के हिमायती थे। आप कुर्बे को, दोमिए, कुर्बे, मिले, इन सबको पढ़े हुए हैं यथार्थवाद में। तो वहाँ के जो कुर्बे हैं, उन्होंने कहा कि कुर्बे को इस दृष्टि का प्रमाण उनके इस वाक्य से पता चलता है कि मुझे देवता दिखाओ। ये कहते हैं मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र बनाऊंगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं वही वही चीज़ें बनाऊंगा। बाकी चीज़ें जो अफवाह में हैं वो नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि देवी देवता हैं, भगवान हैं, तो उन्होंने कहा मैं यथार्थ, मैं रियलिटी जो है उसे दर्शाऊंगा। अगर आपको लगता है कि भगवान है तो मेरे सामने आप भगवान को खड़ा कीजिए, मैं उन्हें बनाऊंगा। यही कहना था कुर्बे का। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। कुर्बे कला के यथार्थवादी स्वरूप के हिमायती थे। कुर्बे को इस दृष्टि का प्रमाण उनके इस वाक्य से मिलता है कि मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र खींचूंगा। और इन्हीं के यथार्थवाद के ही मिले धरती का लाल था, मैं धरती में ही रहना चाहता हूँ। मिले ने कहा भाई मैं इस धरती में पैदा हुआ हूँ, इस धरती का लाल हूँ और मैं इस धरती में रहना चाहता हूँ। और इनके जो वक्तव्य रहे हैं अमूर्त कला को लेकर, तो इन्होंने कहा है कि मुझे धरती की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए धरती की चीज़ों का ही तस्वीर बनाऊंगा। ये कहते हैं कि मुझे भाई धरती की आवाज़ सुनाई देती है, चीख सुनाई देती है, इसलिए मैं धरती की चीज़ों का ही तस्वीर बनाऊंगा। अगर आप इनके चित्रों में देखे होंगे तो आलू खोदने वाले चित्र हैं, जिसमें ये एक किसान को उसके एक एक बारीकियों से, जैसे पसीने, नस, उनका बहुत यथार्थ चित्रण किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं 5 नंबर। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के विपरीत सेजान ने कहा है, हाँ, पाल सेजान, जिन्हें आधुनिक कला का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने कहा कि मैं प्रकृति की अनुकृति नहीं करना चाहता हूँ। क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं प्रकृति की अनुकृति नहीं करना चाहता हूँ, मैं उससे फिर से बनाना चाहता हूँ। क्या? मैं उसे फिर से बनाना चाहता हूँ, ऐसा इन्होंने कहा था सेजान जी ने। इन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, ये सब बना है, मैं इसको दोबारा नहीं बनाना, अनुकृत मतलब उसकी कॉपी, मैं इसे दोबारा नहीं बनाना चाहता। हाँ, और ये वक्तव्य इनके हैं, मैं नई आदिम कला का कलाकार हूँ। ठीक है, इनके जो वक्तव्य हैं कि मैं नई आदिम कला का कलाकार हूँ। कला प्रकृति के समांतर सामंजस्य है, मेरे लिए रंग का एक ही रूप है और एक चित्र में सबसे पहले रंग के अतिरिक्त अन्य
प्रस्तुत कुछ नहीं करता। ये वक्तव्य है हमारे सेजान जी के। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले जो कलाकार रहे हैं जिन्हें आधुनिक कला की आधुनिकता की मोड़ इसी कलाकार के निर्देशन में लिया था। ठीक है, इसी कलाकार के निर्देशन में लिया था। सेजान, मैंने कहा ना कि सेजान को आधुनिक कला का जनक भी कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कला, नए नए जनक पैदा होते गए। वैसे ही जैसे आपके दादा के समय में आपके फैमिली का मालिक आपके दादा थे, फिर जब दादा नहीं रहे तो पिताजी हो गए, और पिताजी के बाद आप होंगे। तो ऐसे ही समय के साथ साथ जो जनक होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो आधुनिक कला की आधुनिकता की मोड़ इसी कलाकार के निर्देशन में लिया था। सेजान कला को प्रकृति से अलग नहीं करते थे। सेजान जो है ये कला को प्रकृति से अलग नहीं समझते थे या नहीं करते थे, किंतु उसे उसका प्रतिबिंब भी नहीं मानते थे। ये कहें कि जो है प्रकृति, कला प्रकृति से अलग नहीं है लेकिन इसका प्रतिबिंब भी नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहो कि उसका प्रतिबिंब है तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हेनरी मैटिस कहीं कहीं आप देखेंगे ने इस तरीके के भीतरी सच को अलग करके समझने पर जोर दिया और कहा। जो हेनरी मैटिस हैं, ठीक है, कौन? हेनरी मैटिस फावाद के कलाकार माने जाते हैं ना। तो इन्होंने कहा था कि इस भीतरी सच को अलग करके समझने पर जोर दिया और कहा, केवल यहाँ तथ्य महत्वपूर्ण। हेनरी मैटिस के कुछ ऐसा भी कहा। इन्होंने यहाँ जो तथ्य है इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। उसमें इन्होंने कहा कि कला का कार्य तथा क्षणिक नहीं होता, वह मेरे दिमाग की उपज होती है। इन्होंने कहा कि जो कलाकार हैं वो कोई चीज़ क्षणिक नहीं हो जाता, बल्कि वह हमारे दिमाग की उपज होती है। ये हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हमारे दिमाग से निकलती है। ये एकाएक कुछ नहीं हो जाता, नहीं, ये हमारे दिमाग से निकलती है और ये हमारे दिमाग की उपज है। ठीक है, अगले हम देखते हैं प्रभाववादी कलाकारों में कि इन्होंने क्या कहा था। तो आप जानते हैं कि प्रभाववादी कलाकार जो हैं, देगा ने भी इसी तरह से अपने विचारों की पुष्टि की है। कौन? देगा प्रभाववादी कलाकार है ना। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति से सचमुच समर्पण करने से भी कला और ऊंची हो जाती है। इन्होंने कहा प्रकृति से सचमुच समर्पण करने से भी कला और ऊंची हो जाती है। कलाकृतियों का निर्माण मानसिक तल से होता है। इन्होंने कहा कि प्रकृति सचमुच समर्पण करने से, जब प्रकृति समर्पण करती है तो कला और उच्च कोटि की हो जाती है। ठीक है, यही इन्होंने कहा। कलाकृतियों का निर्माण मानसिक तल पर होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप कुछ निर्माण करते हैं तो पहले आपके मन में आता है। जैसे आप ब्रश लगाने चलेंगे तो आपके मन में आएगा कि मैं इससे पहले सीधी रेखा खींचूं, कि त्रेक रेखा खींचूं, कि जो है धरातलीय रेखा खींचूं, मैं कैसे खींचूं, ये सबसे पहले मेरे मन में आता है। फिर हमारा मन हमारे हाथ को जो है दिशा देता है, फिर हमारा दिशा कैनवास पर हमारा हाथ चलता है। तो वही ये चीज़ कहते हैं कि कलाकृतियों का निर्माण जो हम बनाते हैं ये मानसिक तल से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अल्बर्ट ओरिख की भी यही राय है, यानी कि अल्बर्ट ओरिख भी यही राय अपना देते हैं कि अब तक सतह के ऊपरी आवरण की छाया नहीं रही, अब संसार को उच्चतम गुणों का प्रत्यक्षीकरण है। इन्होंने कहा कि कला जो अब तक सतह की ऊपरी आवरण छाया नहीं रही, पहले जो है कला ऊपरी आवरण छाया मतलब दिखावटी था। पहले कला जो है यथार्थ था, लोग उसे देखकर तुरंत समझ जाते थे। अब यह संसार के उच्च गुणों को प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि अब यह जो है प्रत्यक्ष जो उच्च गुणों का प्रत्यक्षीकरण है कि अब संसार में पूरी फैली और संसार में सभी लोगों को ये प्रत्यक्ष दिख रही है। ठीक है, कला की ऊंचाइयों को, जैसे पहले कुछ कलाकार थे बहुत कलाकार हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि इसका एक मतलब ये समझिए सबसे अच्छा कि जो दिखाई जाती है वो चीज़ नहीं, उसके अलग भी होती है। आप कहे होंगे ना, सुने होंगे कि किताब का निर्णय उसके कवर से देखकर नहीं करना चाहिए, कि अगर कवर देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें कंटेंट अच्छा नहीं होगा। यही चीज़ें ये अपनी भाषा में कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20वीं सदी के ब्रांकुशी महोदय ने क्या कहा था।
तो 20वीं सदी के ब्रांकुशी शिल्पकार इन्होंने परंपरा से हटकर अमूर्त सृजन की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने आलोचकों को इन शब्दों से फटकारा कि जो मेरी कला को अमूर्त कहते हैं वे बेवकूफ़ हैं। ठीक है, वे बेवकूफ़ हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जिसे वे अमूर्त कहते हैं मूर्त से भी अधिक यथार्थ है, क्योंकि जो कुछ ऊपरी सतह पर दिखता है वह समय नहीं बल्कि उसमें आंतरिक निहित विचार और तत्व ही सत्य होता है। इसी अर्थों में आधुनिक कला दर्शन भारतीय दृष्टिकोण से आ मिला है। समझे? चलो समझाते हैं। इन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो हमारी कला को अमूर्त कहते हैं। इन्हें लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि अमूर्त पेंटिंग देखने में पहले लोगों को कम समझ में आती है। तो इन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि हमारी कला अमूर्त है। अरे ये तो मूर्त से भी गहरी चीज़ें इसमें निहित है, इसमें छिपी हुई है। जैसे आधुनिक कला, देखो आधुनिक कला में आज आप लोग देखेंगे मॉडल पेंटिंग, ठीक है। हाँ, तो वैसे उसी को कहते हैं कि आधुनिक कला दर्शन बिल्कुल भारतीय दृष्टिकोण में अब तो आ मिला है। उन्होंने कहा कि जो मेरी कला को अमूर्त कहते हैं, विचारहीन कहते हैं, मूर्त, तो ये मूर्त से ज़्यादा गहरी है। और अगर आज के समय में देखो तो ये तो आज के समय के साथ आकर मिल गया है, यही चीज़ ये कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कांडिन्स्की महोदय और मोंड्रियान महोदय का क्या विचार है अपना। कांडिन्स्की और मोंड्रियान दोनों ही वस्तु निरपेक्ष कला के पक्षधर हैं। आप जानते ही हैं 1910 में जो है पेंटिंग बनाए थे, यहीं से जो है शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए कांडिन्स्की ने लिखा है कि रंग और रूपकारों के सामंजस्य को मानव की आत्मा के साथ संबंध किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कांडिन्स्की ने कि रंग और रूपकारों के सामंजस्य को मानव इंसान की आत्मा के साथ संबंध किया जा सकता है। अगर इसे एक शब्द में ऐसे समझो कि जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारी आत्मा से संबंधित हो। अगर हम दुखी रहते हैं तो पेंटिंग में दुख दिखता है, अगर हम जो है प्रसन्न रहते हैं तो प्रसन्न दिखता है। यही शब्द, और ये दिखाता कौन है? कलर, पेंसिल, इन्हीं के माध्यम से हम दिखाते हैं ना। तो यही बता रहे हैं कि रंग और रूपकारों के सामंजस्य को मनुष्य की आत्मा के साथ संबंध किया जा सकता है। अब कांडिन्स्की ने साफ साफ कहा है कि आधुनिक कला तभी पैदा होती है जब चिन्ह प्रतीक बन जाते हैं। क्या? जब चिन्ह जो है प्रतीक बन जाते हैं तभी आधुनिक कला पैदा होती है। इससे एक मुझे शब्द आ रहा है APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे हस्ताक्षर जिस दिन ऑटोग्राफ बन जाएं उस दिन समझ लेना कि तुम सफल हो गए हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हस्ताक्षर जिस दिन ऑटोग्राफ बन जाएं तो समझ लेना तुम सफल हो गए हो। उसी के दूसरे शब्द में, ये कला की शब्द में कहे हैं कांडिन्स्की कि आधुनिक कला तभी पैदा होती है जब चिन्ह प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखिए रहिएगा, APJ अब्दुल कलाम वाला भी और कांडिन्स्की वाला भी। ठीक है, अब हमारे वान गाँव को तो कला जगत में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और इनको कोई भूलता भी नहीं है। इनके जो इन्होंने कार्य अपने जीवन में समर्पण दिया है उसकी वजह से कोई इन्हें भूलता नहीं। तो देखिए वान गाँव का कथन है, या वान गाँव का कथन समझौता इसी आध्यात्मिक दृष्टि का चरमोत्कर्ष है। महान कलाकार क्राइस्ट के संदर्भ में अमूर्त कला के न केवल दार्शनिक पहलू की जांच करना बल्कि उसे ऐतिहासिक संदर्भ का जायजा लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अमूर्त कला सिर्फ दार्शनिक पहलू की जांच नहीं करता कि ये लाल रंग है तो क्रोध और प्रेम ही दर्शाया गया है, इसे नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ का जायजा लेना भी है। ये ऐसे, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे पेंट या कलर ऐसे कैनवास पर ऐसे फेंक दो बिना किसी मोड़ के, बिना कुछ भी। ठीक है, और किसी से भी पूछो कि इसमें क्या बना है तो उसको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप रात में किसी
वृक्ष को देखते हो तो उसमें एक आकृति, पत्तियों में एक आकृति दिखेगी, कहीं आपको गाय सा दिखेगा, कहीं आपको आदमी दिखेगा, कोई एक एक जानवर। जैसे आप रात में जब चाँद को देखो तो चाँद में जैसे लगता है कि कोई जानवर है, एक इंसान किसी जानवर को चरा रहा है, घोड़े पर सवार है, ऐसे ही। वही चीज़ ये कहते हैं कि अमूर्त कला केवल दार्शनिक पहलू की जांच करना नहीं, बल्कि उसे ऐतिहासिक संदर्भ का जायज़ा लेना भी है, यानी कि लोगों के विचार भी लेना है। तो मैंने जैसे उदाहरण दिया ना कि आप खुद जब लेटे होंगे खुले आसमान में, पेड़ ओड़ को देखे होंगे, कहीं हाथी की आकृति पत्तियों में बनती है, कहीं घोड़े की, कहीं इंसान की, कहीं अलग अलग ना। तो वही चीज़ ये कहते हैं, क्योंकि ये हर आदमी का अलग अलग होता है। तो वही ये कहते हैं कि इतिहासिक जो है जायज़ा भी लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, ये बहुत अच्छा कंटेंट है कि अमूर्त कला की शुरुआत के बारे में। क्या अमूर्त कला की शुरुआत के बारे में है। ठीक है, तो देखिए ये कहते हैं कि अमूर्त कला की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। बिल्कुल सही। और वहीं वादों की श्रृंखला का भी वहीं पर शुरुआत हुआ, यानी कि लगभग जितना वाद हुए हैं, लगभग इक्का दुक्का को छोड़ दो तो फ्रांस में ही हुए हैं। 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी क्रांति के सुलगते हुए अंगारों पर होता है। ठीक है, 19वीं सदी का आरंभ फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके सुलगते हुए अंगारों से हुआ है। सदियों से सामंतशाही के विरुद्ध चलने वाला संघर्ष सफल हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर बैठता है, सारे यूरोप को हिला देता है। क्या करता है? सारे यूरोप को आश्चर्य कर देता है। उसका शाही चित्रकार जो डेविड होता है, नवशास्त्रीयवादी कलाकार है ना, हाँ, तो डेविड शास्त्रीय शैली से चित्र का निर्माण करता है। धीरे धीरे राजतंत्र समाप्त होकर गणतंत्र की शुरुआत होती है, साथ ही कलाकारों की भी शुरुआत होती है। पहले तो देखो, जब ये नेपोलियन थे ना, तो ये सिर्फ ये डेविड को ही राजा, जब आप डेविड पढ़ोगे ना तो ये डेविड को ही अपना चित्रकार मानते थे, सब कुछ। इन्हें बहुत अच्छा दरबार में जगह दिए थे। और तो जब इनको जगह दे दिए दरबार में, तो इन डेविड को घमंड हो गए। छोटे मोटे कलाकार ना तो बात करते, उनको हमेशा उल्टा सीधा करते, उनका उपहास उड़ाते। फिर जब राजा बदला, क्योंकि राजतंत्र था, फिर जब प्रजातंत्र आया तो और भी जो कलाकार थे उनको भी मौका मिला। और डेविड की इसी वजह से डेविड की मृत्यु भी हो गई, उन्हें भगा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये रहा, आप देख रहे हैं। तो ये मेरे बारे में थोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप तो जानते ही हो मेरे बारे में, क्योंकि आप तो बचपन से ही मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो सब मिला जुला के ये जो आपका है ना गोल PhD आर्ट चैनल, ठीक है, इस पर आप लोग जो है प्यार बनाए रहिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।